पढ़ो। Unquoted equity shares in the nature of current investment shall be valued at cost or breakup value, whichever is lower. However, applicable NBFCs may substitute fair value of the breakup value of the shares, okay, if considered necessary. Where the balance sheet of the investee company is not available for 2 years, such shares shall be valued at 1 rupee only. ठीक है, अब एग्जांपल पे आ जाओ। अभी तो ये कोटेड इन्वेस्टमेंट थी, अब हम बात करें अनकोटेड। अब अनकोटेड क्या हो सकती है? आपने पिच्ची प्राइवेट लिमिटेड में डाल दिया पैसा, अब इसका शेयर प्राइस तो नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? 2 साल की बैलेंस शीट लोगे? नहीं। अभी आपको अगर आपके शेयर की वैल्यू निकालनी है तो उसने क्या बोला, इसके शेयर की वैल्यू कॉस्ट पे और ब्रेकअप वैल्यू पे, जो भी लोअर हो। तो ब्रेकअप वैल्यू क्या होती है? हेलो, वो इक्विटी। हाँ, अब देखो ब्रेकअप वैल्यू का यूज आ रहा है आपको। अभी आपने जो डेफिनेशन में ब्रेकअप वैल्यू पढ़ी थी, अब उसका यूज आ रहा है। दैट मीन्स अब आपको क्या करना है कि अगर आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपको इसके शेयर की वैल्यू लिखनी है अपनी बुक्स में कि आज के दिन में इसकी वैल्यू क्या है, लॉस तो नहीं हो गया हमको। तो आप पिच्ची लिमिटेड की बैलेंस शीट मंगाओगे और उसके बाद इक्विटी प्लस कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करके उसके शेयर की वैल्यू लाओगे। तो अगर आपने ये जो शेयर है 200 रुपये में इन्वेस्ट किया था और ब्रेकअप वैल्यू बैलेंस शीट के बेस पे 180 आ रही है एज पर बैलेंस शीट, तो लोअर क्या है इसमें? 180 लोगे। अभी अगर आप चाहते हो कि नहीं ये ब्रेकअप वैल्यू से नहीं करना तो आप फेयर वैल्यू भी यूज कर सकते हो। फेयर वैल्यू क्या थी? अच्छा, वैल्यूएशन रिपोर्ट वाला फेयर वैल्यू सिग्मा। अच्छा, सिग्मा ऑफ ये ब्रेकअप वैल्यू और वो वाला। हाँ, तो फेयर वैल्यू भी आप चाहो तो फेयर वैल्यू के बेस पे भी वैल्यू कर सकते हो। हाँ, तो फेयर वैल्यू के बेस पे अगर इसकी अर्निंग वैल्यू थी 200 रुपये और ब्रेकअप वैल्यू है 180, तो फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 प्लस 180 डिवाइडेड बाय 2, 190। हाँ। तो इसका केस इसने क्या बोला, अगर आप चाहो तो पहला इसने ये दिया कि आपको कैसे वैल्यू करना है इसको, कॉस्ट या ब्रेकअप वैल्यू विच लोअर। और फिर उसने बोला अगर आपको चाहिए तो आप फेयर वैल्यू भी यूज कर सकते हो। तो उस केस में फेयर वैल्यू क्या आएगी? 190, राइट, whichever is lower, तो 190। ये क्लियर हो गया। हाँ। अब अगर इसकी 2 साल से बैलेंस शीट ही फाइल नहीं हुई, नोट फाइल्ड, अच्छा, हाँ, तो 1 रुपी। तो 1 रुपीज। तो बैलेंस शीट में इस शेयर्स के आगे क्या वैल्यू लिखी होगी? 1 रुपीज। अब 1 अगर आपको रुपी। इसको प्रैक्टिकली देखना है, अपनी इन्वेस्टमेंट साइट पे जाना, वहां पे देखना कि इन लोगों ने कोटेड अनकोटेड में क्लासिफाई किया हुआ होगा बैलेंस शीट को, और उसके बाद भी फिर उसने हर एक के आगे कहीं पे 1 रुपया लिखा है, कहीं पे कोई वैल्यू लिखी है, तो वो यहाँ से आ रही है। ओके, तो मतलब ये लोग कुछ भी नहीं लिखते क्या? एक सेकंड सर। अगर इन्वेस्टमेंट होंगी तो, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है शेयर्स में तो नहीं होगा। नहीं, इन्वेस्टमेंट तो है। तो देखो इसी हिसाब से वैल्यू किया होगा। हाँ, मैं आपके सामने ही देखूंगी अब तो। हाँ देख ना, इन्वेस्टमेंट जल्दी जल्दी। करंट इन्वेस्टमेंट का 2.7। इन्वेस्टमेंट की शेड्यूल पे जाओ। 2.7। अनकोटेड शेयर्स 1 रुपया, ₹10। 10 शेयर 1 रुपए के हिसाब से। मतलब ये लोग फेस वैल्यू लिखे? नहीं, अभी आप देखो ये रूल के हिसाब से क्या है। आपके पास कितने वही तो शेयर बोल है, रही हूँ। उस शेयर में कितने, उस कंपनी में कितने शेयर है? लाओ मैं आपको अलाउ करता हूँ, 57। स्क्रीन शेयर अलाउ करता हूँ, रुको। अरे सर, उधर साइन आ जाएगा। हाँ, उधर पता चलेगा फिर। अच्छा ठीक है, जाने दे। हाँ, तो अभी ये रूल है, अगर अनकोटेड इन्वेस्टमेंट है तो रूल क्या है? कॉस्ट प्राइस और 1 रुपया, अगर आपके पास बैलेंस शीट नहीं है तो।
तो ये आपको अपने अकाउंट वाले से चेक करना है कि आप ये रूल को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो इन इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके ओके क्लियर? अनकोटेड ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ अनकोटेड करंट अच्छा, इन्वेस्टमेंट। करंट ना, हाँ, मेरा तो नॉन करंट है फिर। करंट इन्वेस्टमेंट में है कुछ करंट असेट्स में? नहीं, सब हम्म, नॉन करंट है। ओके, तो ये क्लियर हुआ कैसे करना है इसको। हम्म पढ़ दो ये तीसरा कि आपको कुछ डाउट है। थर्ड, Unquoted, Kangya, unquoted equity shares in the nature of current assets shall be valued at cost or breakup value. Breakup value means whichever is lower. However, applicable NBFCs may substitute fair value for the breakup value of the shares if considered necessary. Where the balance sheet of the investee company is not available for the 2 years, such shares shall be valued at 1 rupee only. क्लियर है? इक्विटी शेयर्स के लिए, हाँ, प्रेफरेंस के लिए, unquoted preference shares in the nature of current investment shall be valued at cost or face value, whichever is lower. ओके। अच्छा, क्योंकि हम उस पे नहीं लेते हैं ना, ठीक अनकोटेड है। करंट इन्वेस्टमेंट में इक्विटी शेयर्स का क्लियर है। नेक्स्ट हो गया प्रेफरेंस शेयर, आपने लिया था 100 रुपए में और फेस वैल्यू है 100 रुपए, तो कितने में बुक्स पे ले जाओगे? 100 रुपए। हाँ, और यही अगर लिया था 120 रुपए में और फेस वैल्यू है 100 रुपए, तब कितने में 10। लेके जा? हाँ? अच्छा, फेस वैल्यू 10 बोलने वाली थी मैं। अच्छा, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, आपने लिया था, कॉस्ट थी आपकी 120 रुपीज, तो आप बुक्स में कितने में हाँ, लोगे? 100, ठीक है, चलिए लास्ट सेशन करते हैं, whichever उसके is बाद तो lower. सो जाएगी उसके बाद। चलो आगे बढ़े। अनकोटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, Investment in unquoted government securities or government guaranteed bonds shall be valued at carrying cost. अच्छा, अब यहाँ से मेरे को Carrying कैरिंग cost, कॉस्ट याद आ गई। अब अगला है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हाँ, किसमें था? कैरिंग अनकोटेड कॉस्ट हम पढ़े क्या? लोन असेट्स प्लस इंटरेस्ट अक्रूड, अनकोटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये किस पे वैल्यू होंगी? कैरिंग कॉस्ट पे। और कैरिंग कॉस्ट क्या थी? बुक वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इंटरेस्ट अक्रूड, याद है क्या? अच्छा, वो वाला। ओके ओके, हाँ, सो अगर आपने 1 समझी। लाख में ली थी और 30 सितंबर तक, ये कैरिंग कॉस्ट तो आएगी, ठीक है। बुक वैल्यू जो थी आपकी 1 लाख थी और इंटरेस्ट उस पर 250 रुपये अक्रूड है, तो आप अपनी बैलेंस शीट में कितना दिखाओगे इसके आगे? दोनों को ऐड। समझ गए? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी किस बेस पे होंगी? 1,02,50,000। क्लियर? तो यहाँ से आप अपनी बैलेंस शीट में अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो आप चेक कर सकती हो कि इन लोगों ने सही वैल्यूएशन किया है कि नहीं। हाँ, तो ये सेक्शन रेगुलेशन किसके लिए यूजफुल है? आपके अकाउंटेंट के लिए, कि अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको किस रूल पे आपको बैलेंस शीट में लेके जाना है। बट वो भी हम ही बताना है उनको? नहीं, उनको खुद ही पता है, उनको अकाउंट्स में पार्ट है, ऑडिटर उनको ऑब्जेक्ट कर देगा अगर कुछ भी तरीके से अलग करेंगे तो। अच्छा, ओके। तो आप चेक कर सकते हो, अगर आपने चेक किया और आपको पता चला ये लोग रूल नहीं कर रहे तो उनको पढ़वाना है फिर से। अगर वो सारे बुक वैल्यू पे ही कर रहे हैं बिना रिगार्ड के कि वो उसका रेट आज क्या है क्या नहीं, तो आपको उनको पॉइंट आउट करना है कि सर लॉ में ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको इसको ऐसे करना चाहिए। ओके, ठीक है। कोटेड एंड कोटेड करंट इन्वेस्टमेंट क्लियर चल रही है? हाँ, करंट इन्वेस्टमेंट चल अभी रही है। अगला है म्यूचुअल फंड। इसलिए डेफिनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज अनकोटेड ये इन्वेस्ट ब्रेकअप वैल्यू, फेयर वैल्यू, कैरिंग कॉस्ट अगर नहीं पता होगा तो यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे।
तो डेफिनेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है लॉ पढ़ते हुए। बोलो 6th। Unquoted investment in the units of mutual funds in the nature of current investment shall be valued at the net asset value declared by the mutual fund in respect of each particular scheme. हाँ, नेट एसेट वैल्यू अपने डेफिनेशन में पढ़ा था। Net asset value. इसलिए मैं डेफिनेशन से रिव्यू कराया था ना कि म्यूचुअल फंड जो डिक्लेयर करते हैं अपने यूनिट्स के ऊपर वैल्यू। अच्छा वो वाला है क्या? हाँ हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड यूनिट्स एनएवी पे करना है। ओके, आगे कमर्शियल पेपर। Commercial paper shall be valued at carrying cost. सीपी Plus incurred book value plus interest. कमर्शियल पेपर क्लियर है? कैरिंग कॉस्ट को ये बोलोगी नहीं ना? नहीं। ओके चलो आगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब आया ये। A long-term investment shall be valued in accordance with the accounting standard issued by ICAI. ठीक है, Note, unquoted. हाँ बोलो। Note, unquoted debenture shall be treated as term loan or other type of credit facilities depending upon the tenure of such debentures for the purpose of income recognition and asset classification. Okay, so long-term investment as per accounting standard. अब क्यों इसने नीचे डिबेंचर को क्वालिफाई किया? डिबेंचर्स की टर्म्स जो है कम ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, तो उसके टेन्योर के बेस पे आप क्लासिफाई करो। अच्छा, ओके, कि शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये जो पूरा रेगुलेशन है वैल्यूएशन का, इसमें कोई डाउट है? अगर ब्रॉडली मेरे को बिना पढ़े सिर्फ ब्रॉडली डिफाइन करना हो तो कंसेप्ट क्या चल रहा है? सबसे पहला यही है ना, अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, अकाउंटिंग अच्छा, ऐसा इन्वेस्टमेंट। पूछ रहे हैं। हाँ, समरी में रेगुलेशन 10 क्या बोल रहा है अगर ये आपसे पूछा जाए? हाँ, तो क्या क्या कह रहा है? तो पहले तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना लो, उसको क्लासिफाई कर दो क्राइटेरिया में, करंट है या नॉन करंट है। फिर उसके वो क्लासिफाई करने के बाद जब भी इन्वेस्टमेंट करो, मतलब जब भी इन्वेस्टमेंट करो, एक्सचेंज करना है ना। पहले जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो उस टाइम स्पेसिफाई करो कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है। और उसका इंटर क्लास ट्रांसफर जो है वो साल में 2 बार ही कर सकते हो। 2 बार ही हो सकता है, 1 अप्रैल, अक्टूबर 1। और जो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, और आपस में सेट ऑफ अलाउड नहीं है। नहीं है, एप्रिसिएशन है तो इग्नोर कर दो। हाँ, और फिर कोटेड इन्वेस्टमेंट को आप बुक्स में कैसे कैरी करती हो, क्लासिफाई करोगी अलग अलग कैटेगरी में? वो इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, ऐसा है ना, डिबेंचर भी है शायद। ठीक है, बॉन्ड। और उनको कैसे बुक करोगी? कॉस्ट और मार्केट वाइज, जिससे जो भी लोअर है। हाँ, कोटेड है तो हाँ, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। और पूरे एक ग्रुप का टोटल करके जितना डेप्रिसिएशन है उतना प्रॉफिट एंड लॉस में बुक कर लोगी। लॉस में दिखाना है। लेकिन अगर एप्रिसिएशन है तो उसको इग्नोर करना है, आपस में सेट ऑफ नहीं करना एक कैटेगरी का दूसरी कैटेगरी में। हाँ, तो अगर एक जगह 400 है और एक जगह 390 है तो आपको 480 दिखाना था। हाँ, सेट ऑफ नहीं करना है। ठीक है, फिर और अनकोटेड है तो इक्विटी शेयर्स जो है, ब्रेकअप है। हाँ क्लियर है। और जहाँ पर 2 साल की बैलेंस शीट और फेयर वैल्यू भी चूज कर सकते हैं, और जहाँ बैलेंस शीट नहीं है वहाँ पे 1 रुपए पे दिखा। प्रेफरेंस शेयर को फेक कॉस्ट और फेस वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैरिंग कॉस्ट वाला। अनकोटेड इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड को, वो तो भी कैरिंग कॉस्ट। हाँ नहीं, जो म्यूचुअल फंड डिक्लेयर करेगा नेव, वो एनएवी, वही ना, म्यूचुअल फंड जो डिक्लेयर करेगा। नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं उसको। हाँ, उसको नेट एसेट वैल्यू। कमर्शियल पेपर, कैरिंग कॉस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आईसीआई। और अनकोटेड डिबेंचर्स, वो तो टेन्योर बेस पे कर। ठीक है, तो अभी समरी में आपने पहले पढ़ लिया इंटर क्लास, तो उसका इसने क्या रूल बताया? वैल्यूएशन ऑफ
करंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यही है ना सारा, करंट एंड कोटेड एंड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट के लिए था whichever अकाउंट, is lower. वो अलग अलग है जिसके जो जो प्रोविजंस है। हाँ, तो ये था रेगुलेशन 10। 10. ठीक है, 5 6 7, 5 ऑन फंड, 6 लीवरेज, 7 इनकम रिकॉग्निशन। हाँ, एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल करना और एनपीए के केस में कैसा करना है। फिर 8 था कि कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की, और बॉन्ड डिवेंचर को एक्यूरेल पे, और जो गवर्नमेंट गारंटीड थे वो एक्यूरेल पे। फिर 9 में था कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करो। 10 में बोला कि आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अप्रूव्ड पॉलिसी बनाओ, और कोटेड इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करते हैं ये बताया उसमें। इनमें से कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन? नहीं. चलो अब एक और पॉलिसी आ गई, चलो 11। एक और पॉलिसी आ गई, नीड फॉर पॉलिसी और डिमांड कॉल लोन्स. अच्छा. The board of directors of every applicable NBFC granting intending to grant demand call loans shall be frame a policy for the company and implement the same. And such Same policy shall applicable नहीं stipulate, है. Such policy shall inter alia stipulate the following: a cut-off date within which the repayment of demand or call loan shall be demanded or called up. The sanctioning authority shall record specific reason in writing at the time of sanctioning demand or call loan. If the cut-off date for demanding or calling up such loan is stipulated beyond a period of 1 year from the date of sanction, the rate of interest which shall be payable on such loan. Interest on such loans is stipulated shall be payable either at monthly or quarterly basis. The sanctioning authority shall record specific reason in writing at the time of sanctioning demand or call loan. If no interest is stipulated or a moratorium is granted for any period. A cut-off date for review of performance of the loan not exceeding 6 months commencing from the date of sanction. Such demand or call loan shall not be renewed unless the periodical review has shown satisfactory compliance with the term of sanction. ये तो बैंक के लिए है क्या? नहीं, एनबीएफसी भी लोन देती है ना, माइक्रो लोन, स्मॉल लोन। हम्म, अगर आज आपकी एनबीएफसी लोन का प्रोडक्ट लेके आती है, आप इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी हो ना, कि हम सैलरी लोन देंगे 50,000 का, लाख रुपए का, डिमांड और कॉल लोन, तो उसके लिए अगर आपकी कंपनी यहाँ पे भी पूरा पॉलिसी को डेडिकेटेड है, तो आपको ये पॉलिसी बनानी है क्या? मेरे को तो नहीं बनानी। क्लियर? अब ये है डिमांड और कॉल लोन पॉलिसी। किसको? ओनली दोज एनबीएफसीज who are engaged in this, in grant of डिमांड और कॉल लोन। हाँ, अब क्या करेंगी? बोर्ड अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाएगी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, अब ये किसी और के बीच में घुस गया, इसको उठाओ यहाँ से, कंट्रोल एक्स और यहाँ ले लो। ठीक है, और इस पॉलिसी में क्या क्या लिखा होगा? क्या क्या लिखा होगा बोलो? जब छोटा छोटा कट ऑफ डेट, मैं समझाता हूँ, नहीं कुछ नहीं। कट ऑफ डेट फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, डिमांड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, डिमांड फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन। तो ये पॉलिसी में लिखना है, कंटेंट ऑफ पॉलिसी है, तो ये आपको आंसर दे रहे हैं कंटेंट ऑफ पॉलिसी। तो जब आपको बनानी है और आपको कोई बेस नहीं मिल रहा, तो इस सब का आंसर लिखोगी तो पॉलिसी बन जाएगी। तो आप लिखती हो कि वी विल डिमांड बाय 7th of 1 month बिफोर मैच्योरिटी। तो ये हो गई आपकी कट ऑफ डेट।
कि हम महीने की अगर सपोज दिसंबर में ड्यू होने वाला है तो हम लोग दिसंबर फर्स्ट वीक में डिमांड कर देंगे, तो ये कट ऑफ डेट डिसाइड कर दिया Okay. आपने Hmm. लोन मांगने की। फिर आप क्या लिखोगे इस पॉलिसी में कि अगर आप अगर ये कट ऑफ डेट मोर देन 1 ईयर, Hmm. लोन देने के 1 साल बाद की कट ऑफ डेट है। Hmm. हमने तो भी क्या किया, 1 साल का लोन था, लास्ट महीने से फर्स्ट वीक में डिमांड कर ली। अगर आप कट ऑफ डेट Hmm. 1 साल बाद की कर रहे हो तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी रीजन लिखेगा, Hmm. अथॉरिटी विल राइट, ये पॉलिसी के अंदर लिखा होना है, सो दैट जो आदमी काम कर रहा है वो रीजन लिख के ही अप्रूवल देगा हाँ. वाइल ग्रांटिंग लोन, कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 1 साल से ज्यादा कट ऑफ डेट Hmm. क्यों लिख रहा हूँ। फिर Hmm. रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी में लिखा होना चाहिए, Hmm. ऐसा लिख सकते हो कि आरबीआई का रेट प्लस 4%। आपकी अच्छा. पॉलिसी में ऐसा लिख सकते हो ना कि लोन जो दिया Hmm. जाएगा आरबीआई का रेट प्लस 4% पे दिया जाएगा। Hmm. फिर इंटरेस्ट, फिर ये भी लिखा होगा कि ये पेबल क्या है, मंथली है या क्वार्टरली है। वॉइस कट गया. एक से हेलो. अभी आई, हेलो माइक टेस्टिंग, हाँ जी आवाज आई क्या, हाँ, वॉइस कट गई थी. हाँ. अभी आ रही है। तो कंटेंट हाँ, ऑफ अब आ रही है. कंटेंट में कट ऑफ डेट हो गया, उसमें ये भी लिखना है कि अगर आप 1 साल से ज्यादा कट ऑफ डेट रख रहे हो तो जो भी आदमी लोन अप्रूव करेगा उसको रीजन लिखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी में रहना चाहिए, फिर वो मंथली है क्वार्टरली है कैसे पेमेंट होनी है ये रहना चाहिए। फिर अगर आपने अच्छा. इंटरेस्ट नहीं लिखा है क्वार्टरली, हम्म. इफ वाइल ग्रांटिंग लोन इंटरेस्ट नॉट स्पेसिफाइड, हम्म. तो भी जो भी अथॉरिटी है जिसने सैंक्शन किया है वो रीजन लिखेगा कि क्यों ऐसा उसने किया है। हम्म. हम्म. ये पॉलिसी के अंदर ये सब लिखा हुआ होना चाहिए। फिर हम्म. लोन का रिव्यू के लिए कट ऑफ डेट, लोन रिव्यू कट ऑफ डेट होनी चाहिए जो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हम्म. कि 6 महीने में एक बार लोन अकाउंट देखेंगे कि इसकी पेमेंट बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, ओके. तो ये लिखा होना चाहिए। अब ये कोई एनबीएफसी 3 महीना भी रख सकते हैं कि हर 3 महीने में रिव्यू करेंगे, कोई 6 महीना रखेगी, कोई 4 महीना रखेगी, अच्छा. ओके. तो पॉलिसी में लिखना पड़ेगा। और उसमें ये भी लिखा होना ओके. चाहिए कि लोन विल नॉट बी रिन्यूड अनलेस अच्छा. परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी। पूरे. तो अभी आपको 2 अच्छा. पॉलिसी पता चली। अगर सपोज आपके दोनों काम कर रहे थे आप, हाँ. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में तो हम्म. आपको सिर्फ इतना ही बोला था लिखने के लिए मिनिमम कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म को कैसे क्लासिफाई करोगे, हाँ. और हम्म. लोन पॉलिसी में क्या क्या बोला, ये कम से कम 6 चीजें की कट ऑफ डेट होना चाहिए, सेक्शनिंग अथॉरिटी रीजन रिकॉर्ड करेगा, इंटरेस्ट का रेट पेबल कैसे होगा, फिर उसका लोन का हम्म. रिव्यू 6 मंथ में होना चाहिए, और ये भी लिखा होना चाहिए कि अगर रिव्यू बराबर नहीं हुआ तो लोन रिन्यू नहीं किया जाएगा। हम्म. तो ये आपके केस में एप्लीकेबल है, नहीं. ठीक है, तो नॉट रिक्वायर्ड। हम्म. असेट कितना है अभी देखने दो कितना, असेट क्लासिफिकेशन. प्रोविजनिंग स्टैंडर्ड liquidity, multiple NBFC disclosures, accounting year, schedule to balance sheet, loan against security, concentration, ठीक है, norms for restructuring, loan against, okay, हाँ जी, करना है कंटिन्यू के बस, अभी बस, नहीं तो मेरा ब्रेन से ऊपर जाएगा. हाँ तो इसलिए बोलने का सामने से, हम्म. ठीक है, पहले तो रिकॉर्डिंग करने दो बंद, स्टॉप।